पेट्रोलियम की दरों में वृद्धि से शुरू सियासत दरों में कमी की राहत के बाद भी खत्म नहीं हुई। केंद्र ने पेट्रोलियम दरों में कमी की राहत क्या दी, उसके बाद एनडीए शासित राज्यों बिहार, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित कई देशों ने भी अपने हिस्से के वेट में कमी कर राहत की झड़ी लगा दी। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राज्यों पर दबाव बन रहा है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर अपनी राय रख रही है। हाँ सर, यहाँ भी होना चाहिए कम रेट। डीजल पेट्रोल का दोनों का रेट कम होना चाहिए। टैक्स कम होना चाहिए। हाँ, टैक्स कम होना चाहिए। 100% राहत देनी चाहिए। केंद्र गवर्नमेंट ने तो अपना फर्ज पूरा किया है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द इसमें रेट में कमी लानी चाहिए। वेट में बिल्कुल कमी करनी चाहिए। आसमान छू रहा पेट्रोल का रेट, मजबूरी है गाड़ी चलाना। इधर लोगों की मांग के साथ बीजेपी ने भी अपनी ओर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि केंद्र ने जब राहत दी है तो राज्य सरकार को भी अपने पक्ष से टैक्स कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी राहत वेट कम करके पूरे देश के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। अब बारी राज्य सरकार की है और प्रदेश की सरकार को तत्काल कि कितना उसमें टैक्स कम करेंगे, वेट की राशि कम करेंगे, ये तत्काल घोषणा करनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ पेट्रोल डीजल के वेट कम करने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अपना रुख साफ कर गेंद फिर से केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि यूपीए सरकार के समय जितना टैक्स था उतना टैक्स करें, तब राज्य अपनी ओर से कमी के बारे में विचार करेगा। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपये में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको। फिलहाल टैक्स को लेकर छिड़ी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी दल राहत की गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने में जुट गए हैं। इसके पीछे पेट्रोल से मिलने वाले टैक्स का मोह भी है, वहीं राजनीतिक प्रतिबद्धता भी आड़े आ रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में राहत और बढ़े, इसकी संभावना कम है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज जिस मुद्दे पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस वक्त सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का मामला है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल के टैक्स में कटौती करने के बाद अब कई राज्य सरकारें भी वैट घटा रही हैं, जिससे तेल की आसमान छू रही कीमतों से जनता को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच टकराव जैसा एक मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से टैक्स में कमी की मांग की है, जबकि इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि फिलहाल सरकार अपनी तरफ से वैट कम करने का कोई फैसला करने नहीं जा रही है। उल्टा गेंद उन्होंने केंद्र के पाले में डाली है और याद दिलाई है पुरानी कांग्रेस की सरकार, और कहा है कि जिस तरह से दाम या फिर टैक्स कांग्रेस की सरकार में थे, अगर केंद्र सरकार उतने टैक्स घटा देती है तो फिर राज्य सरकार भी वैट कम करने का फैसला करेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान आना था और उसके बाद राज्य में अब विपक्ष कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। तो क्या कुछ इस फैसले के नतीजे होंगे और क्या कुछ इस बयान के बाद राज्य में राजनीति हो रही है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अमित साहब आपका। रजनीश सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं। रजनीश साहब बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार, न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में राम अवतार तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप तीनों से चर्चा करने से पहले आप सभी को दीपावली की बेहद बेहद हार्दिक शुभकामनाएं। राम अवतार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा।
और थोड़ा सा वो गणित आपसे समझना चाहूँगा जो पैसे के लेन देन को लेकर होता है। हर उस पदार्थ को लेकर जिस पर केंद्र और राज्य का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में वसूला जाता है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब केंद्र अपने हिस्से का पैसा बढ़ाती है तो राज्य को भी एक तरह से ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने हिस्से का पैसा बढ़ाकर अपना खजाना भरने लगती है। लेकिन फिर केंद्र ये उम्मीद भी करती है राज्य से कि जब हम अपने हिस्से का पैसा कम करने जा रहे हैं तो आपको भी कम करना चाहिए। हालांकि ये फैसला जनता के हित में होता है, लेकिन फिर भी ये राज्य का विशेष अधिकार है। हम आपसे थोड़ा गणित समझना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी, जनता के लिए ज़रूर ये तकलीफदेह था, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सरकारी खजाने इससे बहुत तेज़ी से भरने लगे थे। केंद्र ने फैसला ले लिया है, लेकिन शायद अब वही पैसे का मुद्दा राज्य के लिए उलझ रहा है। अगर रियायत दी तो सरकारी खजाने में कमी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। राम अवतार साहब। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आदमी का जीना मुश्किल हो गया है जी। जनता को केंद्र या राज्य सरकार अपनी फुटबॉल ना समझे और फुटबॉल की तरह ना खेले कि केंद्र के कारण हो रहा है या राज्य के कारण हो रहा है जी। जनता को सिर्फ राहत चाहिए। वो राहत कैसे मिलेगी? संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में जी केंद्र सरकार जो टैक्स के कारण अपनी झोली भर रही है जी, राज्य सरकार अपनी झोली भर रही है। अब जो भेदभाव के आरोप हैं वो निश्चित तौर पर पिछले 6 महीने में आए। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं उससे जमाखोरी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए जी इस पेट्रोल डीजल को सबसे अच्छा माध्यम मान लिया गया है टैक्स वसूलने का। टैक्स वसूलिए, टैक्स वसूलने पर किसी को एतराज नहीं है, परंतु पिछले 6 महीने में जिस अनुसार से रेट में वृद्धि हुई है उससे आम जनता जो है जी परेशान है। और महंगाई इसके कारण फलों के रेट, सब्जियों के रेट, खाद्य सामग्रियों के रेट, सिलेंडर के रेट, अखबारी कागज के रेट, ऐसे क्या चीज है जिसका रेट बेतहाशा नहीं बढ़ा है। तो सरकार को आम जनता खासकर मध्यम वर्गीय है जी। वो इस गणित को समझना नहीं चाहती या इस गणित को ज्यादा जानती नहीं है। उस गणित को ना समझते हुए उसको राहत कैसे दे सकते हैं, क्या हम अन्य साधन और कैसे विकसित हो सकते हैं खासकर शहरों के भीतर। जिस तरह से बहुत तेजी से गाड़ियों के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही है और अन्य साधन मैं इस पर लौटता हूं दोबारा, पेट्रोल का विकल्प मैं इस पर लौटता हूं दोबारा, और जब दोबारा आपके पास आऊंगा यातायात के साधनों तब मैं उन तमाम चीजों पर भी आपसे चर्चा करूंगा कि अगर हम पेट्रोल, डीजल और ऐसी आम रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर से टैक्स घटाते हैं तो सरकारों को क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं यही सवाल लेकर। रजनी सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रजनी सिंह साहब, केंद्र ने जो फैसला किया, यकीनन देश भर में जहां जहां बीजेपी है उसे अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल गया, ये कहकर कि हमने जनता के लिए रियायत का काम किया, और उसी को फॉलो करते हुए जहां जहां आपकी सरकारें हैं या फिर आपके समर्थन की सरकारें हैं वहां पर भी जनता को रियायत दी गई। लेकिन क्या मानते हैं आप उस बयान को जिसमें मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि नहीं, पुराने टैक्स पुराने रेट से लगाओ तभी हम सोचेंगे। बीजेपी आगे इसको लेकर क्या कुछ एक्शन रखती है छत्तीसगढ़ के नीचे? सुहेल जी, मैं सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को, हमारे पैनल में जुड़े हुए सभी पैनलिस्ट को आपके सहित दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं जी। छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रही थी और निश्चित रूप से वो बढ़ भी रही थी और उसके कारण में बहुत सारी बातें थी। देश लगभग 20-22 महीनों से संक्रमण काल में है। जो डीजल पेट्रोल के दाम है लगातार उसका दाम भी बढ़ा है जिसको हम आयात करते हैं जी। लेकिन 30 पैसे 15 पैसे 10 पैसे करते करते 100 क्रॉस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल में 10 रुपया और पेट्रोल में 5 रुपया एक ही बार कम किया। दूसरी बात, उन्होंने आग्रह किया था सब राज्य सरकारों से कि वो भी अपना वेट टैक्स कम करें। अभी जो वेट टैक्स राज्य सरकार लगभग ले रही है 25% प्लस 2 रुपया छत्तीसगढ़ में पेट्रोल में है और 1 रुपया डीजल में है जी। तो निश्चित रूप से सरकार को ये करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी यदि ये कहते हैं कि यूपीए सरकार में जो दर था वो कर दे तो फिर हम विचार करेंगे जी। तो मैं उनसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि 2004 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और जब उन्होंने ये पद प्रधानमंत्री का यूपीए के मनमोहन सिंह जी को छोड़ा तो डीजल 32 रुपया था और पेट्रोल था वो 44 रुपया था और 2014 आते आते हमारे जो यूपीए के सरकार हैं उन्होंने इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था चलाई और मैं बाकी सब विषयों सामग्री उसका भी रेट दे सकता हूँ जो अवेलेबल है और जो सब हम जान रहे हैं। गैस सिलेंडर के बारे में भी बोल सकता हूँ। कहाँ लेके गए थे पेट्रोल को? पेट्रोल 78 रुपया लेके गए थे 2014 में। क्या ऐसी परिस्थितियां थी? डीजल कहाँ लेके गए थे? 62, 64, 66। तो हम लोग भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये 10 साल में आपने ऐसा देश के साथ क्या किया जिसके कारण जो 32 रुपये का डीजल था उसको 64 किए, जो 42-43 का जो पेट्रोल था उसको 78 कीजिए। ये बहानाबाजी छोड़िए। इस सरकार के पास ये तय है कि आर्थिक दृष्टि से इतनी कमजोर हो चुकी है, ये कम करने की स्थिति में नहीं है जी। ये सरकार ही चल रही है इसी प्रकार के शराब के सेस से, डीजल पेट्रोल के वेट से जी और अन्य जो है इसी से सरकार चल रही है। इसलिए कांग्रेस से हमको कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे और जब केंद्र सरकार ने कम किया है तो आप भी तो कुछ राहत दीजिए। ठीक। मैं यदि बात करूं कि छत्तीसगढ़ में ये बात करते हैं कोरोना संक्रमण में निश्चित रूप से पूरे देश को प्रभाव पड़ा है, प्रदेश को प्रभाव पड़ा है। जो पैसा आना था, जो राजस्व मिलना था उसमें कमी आई है, निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के पर्टिकुलर हम बात करें तो उतनी बड़ी कमी नहीं आई है, नंबर 1। और नंबर 2, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है इस कोरोना काल में कि जो पेशेंट हैं, जो अस्पताल है, जो दवाई है या श्रमिक है या व्यापारी है, किसी को कोई राहत नहीं मिला जी। जो राहत है लगातार केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। मुफ्त का वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो इनको कुछ तो छत्तीसगढ़ के प्रति इनकी जवाबदारी है। दूसरी बात महत्वपूर्ण सुहेल जी, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है 2018 में, उस समय कोरोना का कोई मामला नहीं था। इनके घोषणा पत्र का पॉइंट देखिए, उसमें लिखा है कि डीजल पेट्रोल में वेट कम करेंगे। तो आज तो स्थिति है, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलिए, ये जवाब मोदी जी ने इतना बड़ी राशि कम की है, ये जवाब इतने संक्रमण के बाद पूरा देश को सहयोग करते। ये जवाब अमित श्रीवास्तव से ले लेते हैं कि आप उन्हें किस चीज का इंतजार है। वादा किया है, कसम खाए हैं, गंगा जल उठाए हैं, तो इसको कम करना चाहिए, इसमें बहानाबाजी नहीं करना चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपने रजनी सिंह साहब को भी सुना, राम अवतार तिवारी जी को भी सुना। केंद्र ने अपने हिस्से का काम किया, वो एक थोड़ी देर के लिए इस चीज को आप अलग रखें कि दाम बेतहाशा बढ़े, लेकिन अब चूंकि बात घटने की हो रही है, इसके बाद फिर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने भी अपने हिस्से का वैट कम करके ये मैसेज तो दे ही दिया कि हम जनता के लिए रियायत दे रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पे ये कहते हैं कि फिलहाल हम वैट घटाने नहीं जा रहे हैं, आप कैसे अपने इस मुख्यमंत्री के बयान का बचाव करेंगे? देखिए सोहेल भाई, निश्चित तौर पे आपने जो प्रश्न किया, राम अवतार भैया ने जो प्रश्न किया और रजनीश भैया ने जो उत्तर उसमें दिया जी, देखिए हमको तह में जाना पड़ेगा। आज रजनीश भैया मैं जानता था कि जैसे ही भाजपा का कोई प्रवक्ता बैठेगा निश्चित तौर पे वो अपनी उपलब्धि बताने लग जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आज स्थिति परिस्थिति अगर आप देखेंगे संक्रमण काल में, आपदा काल में, संकट काल में लगातार जनता, अगर कोई आम आदमी को चौतरफा मार झेलना पड़ रहा था, वो केंद्र की बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए जो हुक्मरान है, निश्चित तौर पे जनता की
जिस प्रकार से उनको मदद करनी चाहिए थी, जनता के विषय में सोचना था, उन्होंने नहीं सोचा। अभी रजनीश भैया 2014 का 13 का आंकड़ा कह रहे थे, मैं जानता था कि ये जरूर कहेंगे। आप देखिए कि जिस प्रकार 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोहेल भाई $103 प्रति बैरल हुआ करता था, तब हमारी जो सरकार थी उसने दामों को बढ़ने नहीं दिया और 72 रुपए ही जब पेट्रोल का रेट हुआ करता था और डीजल 55 रुपए था, तो भाजपा के सारे नेताओं की साइकिलें निकल जाती थी। लेकिन आज जब 110 रुपए तक पहुंच गया, भाजपा के नेता की सबकी साइकिलों लग या तो पंचर हो गई या जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, ये जनता ने देख लिया है। देखिए, जनता सारी चीजों को समझती है। आज क्रूड ऑयल की कीमत 69.15 अगर है और रायपुर में अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए के कीमत के बाद अगर यहाँ पर 99-100 रुपए के आसपास जो तेल की कीमत होगी। और मैं एक आपको और चीज बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये कहते थे सोहेल भाई कि हमारे हाथ में नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो प्राइस डायनेमिक सिस्टम के तहत जो रेट बढ़ते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर इन्होंने 10 रुपए जो कम किया और जिस प्रकार से आप देखिए, जब बंगाल में चुनाव था तो 65 दिनों तक रेट नहीं बढ़ा। 65 दिनों तक, ये काउंटेबल बात है, काउंट करने वाली बात है। और जैसे ही रिजल्ट आया 2 तारीख के, 27 दिन में लगभग 18 बार प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया। 2018 के बाद आपको मैं बता दूं कि पहली बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सोहेल भाई कि जब हमारी इनकी नीतियां गलत हैं। देखिए, हमारी सरकार में डायनामिक प्राइस सिस्टम जो है वो पेट्रोल पे लाया गया था, लेकिन इनकी सरकार आते ही 16 जून 2017 को इन्होंने जो डीजल पे लाया उससे बेतहाशा महंगाई बढ़ी। और लगातार आज आज डीजल और पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे हैं। आज रसोई गैस कीमत आप देखिए कि 1000 रुपए से ज्यादा एलपीजी का सिलेंडर हो गया है। कमर्शियल जो है वो 2200 रुपए हो गया है। दालों की कीमत देखिए, खाने के तेल की कीमत देखिए। आप लगातार उस पर कहेंगे केंद्र सरकार चुप क्यों है। और आप देखिए कि हमारी सरकार, देखिए मैं डाटा लेके आया हूं, क्रूड ऑयल जब 109 रुपए था, 74 रुपए हुआ करता था पेट्रोल और 45 रुपए हुआ करता था डीजल। आज 69.15 अगर है तो फिर ये रेट कम क्यों नहीं हो सकता जब 2014 के मुकाबले। लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता इस पे कुछ नहीं कहेगा। और मैं कहता हूं सोहेल भाई कि हम जब पूछते हैं भाजपा नेताओं से तो कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आप बढ़ाते हो 55 रुपए, कम करते हो 10 रुपए। जनता को क्या आपने मूर्ख समझ के रखा है? जनता सारी चीजों को समझती है। और मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सोहेल भाई कि जनता ने 29 राज्यों में जो चुनाव अभी हुए 29 सीटों पे जनता का जनादेश ने केंद्र के बैठी हुई मोदी सरकार को मजबूर कर दिया कि वो 10 रुपए कम करें। मैं लौटता हूं आपके पास। राम अवतार तिवारी साहब, क्या लगता है मौजूदा वक्त में क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन तमाम स्रोत पर, उन तमाम रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए जहां हम पारंपरिक जो हमारे टैक्स हैं, जो टैक्स वसूली सिस्टम है, उससे कुछ ऊपर उठा जाए, कुछ नवाचार किए जाएं, कुछ ऐसी फील्ड्स, कुछ ऐसे उद्योग, कुछ ऐसे धंधे तलाशे जाएं जहां पर हम एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर सकें और कम से कम उन चीज़ों पर तो टैक्स कम कर सकें जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वास्ता रखते हैं। पिछले साल या पिछले कुछ सरकारों का मूल्यांकन भी मैं चाहूँगा आपसे। आपको क्या लगता है, क्या सरकारें वाकई गंभीर हैं इस बात को लेकर कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जाए, या फिर आपको ये महसूस होता है कि नहीं, जहाँ पे बड़ी आसानी से टैक्स आ रहा है बस वहीं से वसूलते जाओ, सरकारी खजाने भरो, योजनाएं बनाओ और वाहवाही लूटते जाओ? सोहेल जी, आपने बहुत अच्छी समीक्षा की है। देखिए, एक कोरोना काल था, कोरोना काल में आपने जिस तरह से वृद्धि की, उसके बाद अब तो जो जिस तरह से टैक्स कलेक्शन जीएसटी का आ रहा है, 1.25 लाख करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन आ गया जी। अब बाजार में बूम आ गया, तो अब तो जनता को राहत दीजिए। जनता से जिस तरीके से आपने वेट में टैक्स बढ़ाया है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल में आपने टैक्स बढ़ाया है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ने का हाहाकार मचा है। मध्यम वर्गीय जो है उसके लिए गाड़ी में पेट्रोल भराते समय वो सरकारों को अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। विपक्ष के लगातार प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट आ गया और चुनाव है।
तो चुनावी दृष्टिकोण से काम ना होकर उन मध्यम वर्ग को सोचते हुए, और क्योंकि पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी दूरी हो गई है हमारी घर को चलाने का, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने का, इसलिए टैक्स वसूली का माध्यम इसको ना बनाया जाए, राजनीति का माध्यम ना बनाया जाए, और एक लंबी लाइन खींचने की जरूरत है कि किस अनुसार जनता को राहत दे सकते हैं, और हम चुनाव को देखते हुए ही हर काम करते हैं, ये नहीं लगना चाहिए। हमें ये भी लगना चाहिए कि जनता को राहत कैसे दे सकते हैं, उसके लिए अगर कदम उठाया जाए, उस अनुसार से टैक्स लगाया जाए। आप बड़े लोगों पर टैक्स लगाइए, जिन लोगों से वसूली की जा सकती है, जिन लोग पैसा दे सकते हैं उनसे वसूलिए। ज्यादातर जो है मध्यम वर्गीय से नुकसान हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, आप विकल्प जो है जी कि किस तरह से गाड़ियों का, रेलगाड़ियों से कैसी परिवहन की व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित की जा सकती है, दोपहिया वाहनों के लिए कैसे सस्ते दर या नई नई गाड़ियों का इजाद हो सकते हैं, कैसे आविष्कार हो सकते हैं, कम से कम इस दिशा में अगर सोचा जाए तो मध्यम वर्गीय आदमी को, आम आदमी को राहत जल्दी से जल्दी मिल पाए, ऐसे कदम उठाने की सख्त जरूरत है। और उसके लिए सभी दल एकजुट हों। अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो जनता तो परेशान है। आखिर जब जनता के समय वोट मांगने जाते हैं तब तो ये नहीं बताते कि हमने टैक्स इस तरह से लगाया है, इस तरह से महंगाई बढ़ गई है। कहीं न कहीं सोच में जो है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस समय काम करने की जरूरत है, जनता को राहत देने की जरूरत है। बिल्कुल, मौजूदा दौर में जिस तरह से दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और कॉरपोरेट कल्चर अब हर तरफ नजर आने लगा है, या यूं कहें कि कॉरपोरेट कल्चर हावी होने लगा है। ये ठीक है कि सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं और ये लाभ और हानि के धंधे में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये भी ज़रूरी है कि सियासत से ऊपर उठकर सरकारों को भी अब उस कल्चर के साथ काम करना चाहिए जहां पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं ढूंढी जाएं। जिस तरह बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेट्स नुकसान से बचना और ज़्यादा मुनाफा कमाकर जो उद्देश्य से काम करते हैं, सरकारों को भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ मुनाफा ना कमाकर कमाया हुआ पैसा जनता को किस तरह से वापस लौटाया जाए, शायद इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पारंपरिक स्रोत सरकारों के जो हैं कमाई के, उनके साथ साथ कुछ नए व्यवस्था भी खड़ी करना ज़रूरी है ताकि सरकारों की इनकम भी बढ़ सके और आम जनता पर बोझ भी कम हो सके। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में हिस्सा लेने के लिए। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।